अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आई होप बहुत से लोग सुबह उठ गए होंगे क्योंकि आज आम तातील है, आज पब्लिक हॉलिडे है। रूटीन जब बना होता है ना आपका, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाती है, और जब आंख खुल जाती है तो आपको पता है कि पहला काम आपने नाश्ते के साथ क्या करना होता है, हमारा साथ देना होता है। एक्चुअली अब्दुल्ला ने बड़े आराम से कह दिया कि जो रूटीन में आंख खुल जाती है, रूटीन में भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आंख खोलने के लिए, और जिस दिन पता हो कि छुट्टी है तो उस दिन तो शायद कोशिश भी अच्छा जी, बैठे हुए तो पता नहीं लग रहा होगा, पता कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन आज मैंने शलवार कमीज पहना हुआ है, ऊपर ये जैकेट है, और आज हमारी तैयारी है क्योंकि आज है ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जश्न ईद मीलादुन नबी मुल्क भर में, दुनिया भर में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वैसे तो हर लम्हे, हर घड़ी वजह तख्लीक़े कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, लेकिन आज के दिन तो इनमें और भी ज़्यादा अकीदत और भी ज़्यादा मोहब्बत शामिल हो गई है। और लीडिंग अप टू द डे आपने देखा होगा, जिस शहर में आप पाकिस्तान में इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको अपने शहर का बड़ी अच्छी तरह पता है कि लीडिंग अप टू दिस डे कितनी खूबसूरत सजावटें नज़र आ रही हैं। एवरीथिंग इज़ ग्रीन, ग्रीन लाइट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इमारतें हैं मुल्क में, उनको देख लें, दुकानें देख लें, लोगों ने इंडिविजुअली अपने घर भी सजाए हुए हैं। तो that is such a बहुत ज़्यादा एक्चुअली मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सजावट और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले मोहल्ले में अगर एक घर होता था जिस पे लाइट हो रही थी, तो अब जो है वो 5 हो गए। हाँ, बिल्कुल, वो सब कुछ आपको नजर आ रहा होता है, जिसके बारे में हमने आज बहुत डिटेल्स लेनी है, इसी पे हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम हुमा, हम चाहेंगे कि आज आपको पता है पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, जुलूस वगैरह भी होंगे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम सब लोग अपने अपने तरीके से अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार करें, लेकिन थोड़ा एहतियात करें। क्योंकि हम आपको बताते रह रहे हैं कि आजकल मिलना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन नंबर्स मिलना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1078 अफराद में कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, और गुज़िश्ता रोज़ ये भी आपको बता दें कि कितने गुज़श्ता रोज काफ़ी टेस्ट किए गए हैं, और इसी तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुसलसल दूसरे दिन 3% से ज़ायद रही है। गुज़श्ता रोज 20 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। सो हम जब पॉजिटिव केसेस में जा रहे थे ना, तो इससे पहले 3 डिजिट फिगर हमारे पास आ रहा था, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, फिर 900 हुआ, और अब ये 4 डिजिट फिगर फाइनली कई माह बाद, ऑलमोस्ट 3.5 माह बाद हमारे पास ये 4 डिजिट फिगर आया है सामने। तो खुदारा काइंडली पर्टिकुलरली आज के दिन भी हम आपसे गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, हमारी मजहबी तालीमात भी हमें यही बताती हैं, आपको पता है कि यही कहा गया है। हम बहुत बार ये भी कह चुके हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिल नहीं सकते एक दूसरे से, सब कुछ आप कर सकते हैं अगर आपने वो SOP जरूर अडॉप्ट किए हो, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टच ना करना, ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, वो आप कर लें तो देन यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। पाकिस्तान में आपको बता दें जल्दी से पूरा एक कंसोलिडेटेड नंबर भी देना चाहते हैं कि कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद जो है वो 6795 हो चुकी है। और 70 दिनों के बाद एक्चुअली दिस इज द कंसेक्यूटिव 3rd डे जब पॉजिटिव केसेस की शरह 3% से जायद रही है। सो हमें अलार्म होना है, और पर्टिकुलरली हम सुबह सुबह आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपका प्लान होगा मे भी किसी गैदरिंग में जाने का, किसी मीलाद में जाने का, बिल्कुल जाइए, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप मास्क ना उतारें और आप लोगों से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, फासले पे रहें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें और दुरूद शरीफ पढ़ें और आज का दिन मनाएं। तो करना चाहें तो बड़ा आसानी से आप SOPs को अडॉप्ट करते हुए, SOPs को प्रैक्टिस करते हुए आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डे ना भूलें कि कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से दोबारा से फैलना स्टार्ट हो गया है। हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस वो सेकेंड वेव की बात भी कर रहे हैं, नंबर्स राइज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, हर दिन हम आपको रिपोर्ट करते हैं। देयर इज़ नो वे कि आप ये सोचें कि जी ये शायद अब खत्म हो गया है। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पर लाखों दुरूदों सलाम। माशाअल्लाह। सो इसी दुरूदों सलाम की महफिल से हम अपनी महफिल का भी आगाज करते हैं, और आपको बताना है कि मुल्क भर में बड़ी फेस्टिविटीज हैं जनाब। मैंने भी एक मिलाद में जाना है, इट्स अ वेरी स्मॉल गैदरिंग,
5 लोग हैं। देखिए वही हम कहते हैं कि छोटी छोटी गैदरिंग्स अगर आप विद इन फैमिलीज करना चाहते हैं तो बेशक, बल्कि दे विल बी इनकरेज के आप करें, लेकिन बड़े जो जुलूस हैं, इज्तिमात, उससे थोड़ा सा हमें खौफ आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भरपूर मजहबी जोश व जज्बे, अकीदत व एहतराम और शायान शान तरीके से मनाई जा रही है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक फौज की जानिब से 31 तोपों की सलामी दी गई। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में नबी मेहरबां खातिमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यही वो महीना है जिसमें महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद की विलादत बासआदत हुई, जिसका और इस दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की सलामती की दुआओं, दुरूद व सलाम के नजराने और मुल्क की सलामती के लिए और इल्तिजाओं के साथ हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में हुकूमत ने आपको बताया कि तोपों की सलामी दी गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आपको पता है ज़रा सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से जुलूसों को खुसूसी सिक्योरिटी दी जा रही है। और जिस तरह के हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, गली महल्लों समेत तमाम अहम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों, मार्केटों और बाजारों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया भी गया है। मैं विजुअल्स देख रहा था, बड़ी क्रिएटिविटी नजर आ रही है। एक जगह थी जहाँ पे वो लट्टू सा था लाइटों का और वो घूम रहा था मुसलसल। सो देयर आर लॉट ऑफ सच प्लेसेस जहाँ पे बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है ना अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार किया गया है और हर शख्स ने डिफरेंट तरीके से लाइटें लगाई हैं। इट्स ब्यूटीफुल, बल्कि उसका भी हम आपको इन डिटेल दिखाएंगे। अब जिस तरह के हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में बड़ी अरेंजमेंट्स हुई जा रही हैं और बहुत कुछ होगा आज पूरे दिन में, ये डिटेल्स जरा हम अपने रिपोर्टर से भी पूछना चाहते हैं। काशिफ मुश्ताक इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। सबसे पहले तो उनके पास चलते हैं। काशिफ, बताइएगा आज कराची में क्या तैयारी है, किस किस रूट पर जुलूस होगा, सिक्योरिटी इंतजामात, कोरोना इंतजामात, सभी के बारे में बताएं। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो इसी जगह के हवाले से आपसे शुरू करते हैं कि हमने रात पूरी इस जगह से जो है वो कवरेज की है। मुख्तलिफ इलाकों से कराची की जो रैलियाँ यहाँ पहुँची, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे और SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। हमने देखा कि बहुत कम लोगों ने जो है मास्क पहने हुए थे। मुख्तलिफ मसाजिद का भी हमने दौरा किया और देखा वहाँ SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही थी, तो वो एक अच्छी बात थी। लेकिन जहाँ कायदीन भी मौजूद थे, रात के हमने उन कायदीन से सवालात भी किए कि SOPs के लिए आप बाकायदा ऐलानात करें, तो उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही थी। तो आवाम से थोड़ी सी अपने प्लेटफॉर्म से ये तो अपील है कि वो SOPs का ख्याल रखें। अगर हम बात करें कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग किस तरह मना रहे हैं, तो बड़े भरपूर तरीके से और शान तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ बाज़ार हों, दुकानें हों, घर हों, हमने देखा है कि भरपूर तरीके से सजाए गए हैं। आज भी कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात से सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बताया गया है कि 50 से ज़ायद जुलूस जो है वो बरामद होंगे। जो मेन जुलूस है वो इसी एमेजिना रोड से बरामद होगा और इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। न्यू मेमन मस्जिद से ये जुलूस जो है वो 2:30 बजे के करीब बरामद होगा और मरकजी रास्तों से होता हुआ नशर पार्क तक पहुंचेगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जो एमेजिना रोड है, इसकी दोनों अतराफ की जो गलियां हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। 5000 के करीब जो एहलकार और अफसरान हैं वो पूरे कराची के मुख्तलिफ जुलूस जो बरामद होंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। जबकि जो मेन जुलूस जब यहाँ से बरामद होगा तो बताया ये गया है कि BDS का अमला पहले जुलूस को कवर करेगा और उसके बाद जो है वो आगे आने की इजाज़त दी जाएगी। तो इस तरह की थोड़ी सी कंडीशन है। लोग SOPs का ख्याल रखें, उसके साथ साथ जो लोग बाहर निकलेंगे वो थोड़ा सा एहतियात भी करें। एमेजिना रोड की तो इस तरह की कंडीशन है। हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के जो सूरत हाल है वो भी कुछ इसी तरह की, लोग रात के जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे थे। मुख्तलिफ बरकी कुमकुमें जो हैं वो अपने घरों पर भी लगा रहे थे। साथ ही साथ गलियाँ भी पूरी हमें सजी हुई नज़र आई हैं। हर तरफ जो ग्रीन परचम है वो हमें नज़र आ रहा था कि लोग जो है भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा कि रात गए ना सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे और ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। मुख्तलिफ इलाकों से जो छोटी बड़ी रैलियाँ निकल रही थी वो यहाँ आकर इख्तिताम पजीर हो रही थी। सुन्नी तहरीक की जानिब से भी यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है। लोगों के लिए ज़ियारत के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी यहाँ रखी गई हैं और उनको लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ ज़ियारत भी कर रहे हैं, भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भरपूर तरीके से इसको जो है वो मना भी रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। इकबाल, अगर आप अच्छा चले दिखा दें, कैमरामैन से आपने कहा है तो आप प्लीज दिखाएं। तरीके से जो
बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं अगर दिखाऊं तो इस सुरंगी पर रात को बिल्कुल लोगों का एक मजमा था। अब जो है वो इसे क्लीन कर दिया गया है, सफाई के भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और पुलिस की नफरी भी यहाँ तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जब 2:30 बजे जुलूस यहाँ से निकलेगा तो जो एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसके तहत इस पूरे रास्ते को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ऑलराइट, शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और जब हम जुलूसों में मजमों में इकट्ठे हो रहे हैं तो हमने कोरोना वगैरह का आपको बता दिया कि उसका ख्याल रखें, फिर साथ साथ अपने नबी पाक की तालीमात को भी याद रखा करें। सफाई के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं तो इन जगहों को साफ ही रखें प्लीज़ काइंडली। और थोड़े से चूंकि आपने देखा है कि थोड़े से हालात हमने कुछ दिन पहले पेशावर में भी देखे थे, तो सिक्योरिटी के भी इंतजामात, अगर कोई बाउंड्री सेट की गई हैं तो आप उस दायरे में ही रहें ताकि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। एवरीबडी वांट्स कि आज का दिन जो है वो अच्छे तरीके से जिस तरह लोग चाहते हैं। अच्छा, हमारी भी कुछ मेमोरीज हैं जो कुछ दिनों के साथ एसोसिएटेड होती है ना, बचपन की मेमोरीज, तो हम आपसे कुछ शेयर करेंगे। लेकिन अभी हमारा वेट कर रहे हैं इरफान नज़ीर एक्चुअली। जी इरफान, बताइएगा लाहौर में क्या इंतजामात हैं, अब तक क्या क्या हो चुका है? जी मैं इस वक्त लाहौर में रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ जो मरकज़ी कमेटी है ईद मिलादुन्नबी तकरीबात की, उसके ज़ेर तमाम यहाँ एक मेले सा समा है। और मेरे पीछे देख रहे हैं कि जोडो कराटे के मुजाहरे हैं वो जो बच्चे कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के रज़ाकार हैं और पाकिस्तान रेलवे के जो स्काउट्स हैं वो भी तैयार हैं, वो यहाँ मार्च पास करेंगे। इसके अलावा जो स्केटिंग वाले बच्चे हैं वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। यहाँ जो बैंड भी मौजूद है वो भी जो मिली और इस्लामी धुनें बजाएगा, घोड़ों का रक्स भी होगा। और फिर एक बड़े जुलूस की शक्ल में ये जो यहाँ जो तकरीब के बाद जो शुरका एक बड़े जुलूस की शक्ल में दाता दरबार की जानब जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले या नात भी पेश की गई है, तलावत भी पेश की गई है, जो इसमाए रब्बानी है वो पेश किए गए, जो रसूल वसल्लम के इसमाए मुबारक हैं वो पेश किए गए। यहाँ एक मेले का समा है और ये तकरीब कोई घंटा 1.5 घंटा जारी रह के फिर एक जुलूस की शक्ल में दाता दरबार रवाना होंगे। इसके बाद 2 बजे एक बड़ा जो दावत इस्लामी का मरकज़ी जुलूस यहाँ रेलवे स्टेशन नूरी मस्जिद से होता हुआ दाता दरबार पहुँचेगा। जबकि एक और लोकल तंजीब है उसकी तरफ से मियाँ मीर से लेकर दाता दरबार तक कि बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी मजहबी तंजीमें हैं वो भी जो रैलियाँ और जुलूस लेके दाता दरबार और मार रोड पे पहुँचेंगे। और यहाँ जो एक बड़ा खूबसूरत समा है, जश्न का समा है, मेले का समा है और लोग बड़े दुरूद के साथ नात के साथ इस तकरीब में शिरकत हो रहे हैं। और ये जितने शुरका हैं ये फिर अल्लाह अल्लाह का विरद करते हुए दाता दरबार की जानब रवाना होंगे। इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है जो मुनासिब हिसाब से है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान नज़ीर, हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। इरफान का अपने भी मैं लिबास देख रही हूं कि वो पूरी तैयारी से आया वो इस मौके की मुनासबत से ग्रीन रंग का उन्होंने वो पहना हुआ है। अच्छा बाय द वे ये बच्चे जूडो कराटे वगैरह पीछे कर रहे थे, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। मतलब एवरीबडी वांट्स के जो भी जिस तरह से भी वो शो कर सकते हैं। सेलिब्रेशन में ये सारे चीजें शामिल होती हैं और मैं आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल दिस टू बी ऑनेस्ट। और मैं आपको बता रहा था कि हर एक की कोई ना कोई मेमोरी होती है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मोहल्ले के करीब भी एक जुलूस निकलता था पुराने मोहल्ले में और वहाँ पे एक दुकान थी किसी इलेक्ट्रिशियन की और वो जो 12 रबीउल अव्वल को मिठाई बांटते थे। एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट मिठाई ऑन दिस पर्टिकुलर डे क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल किस्म की बालूशाही होती थी। हाँ बिल्कुल, हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी होती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन खाना बीच में जरूर इन्वॉल्व होता है। और आपको पता है हमारे ओकेजन्स कुछ भी ओकेजन हो तो कोई उसका स्पेसिफिक स्टेपल फूड जरूर होता है। अच्छा जी, बहुत से आज हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल तालीमात रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशाल राह है। और आपने 1400 साल पहले एक ऐसी मिसाली फलाही रियासत कायम करके दिखाई जिसकी पूरी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लामा कौकब नौरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा बात करते हैं। आपको पता है आजकल हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी रियासत मदीना की बात बहुत करते हैं और उसी को आइडियलाइज करते हैं। होपफुली वो उसको अचीव भी करें। लेकिन अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुसलमानों के लिए तो यकीनन खुशी है, मुसरत है, लेकिन और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब भी है। लेकिन साथ ही साथ ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन भी बनाकर भेजा गया। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि आपकी वलादत तमाम जहानों के लिए कैसे बाइस रहमत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल आलमीन का लफ्ज़ अरबी का इसके माना है माँ से वल्लाह,
यानी अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो अल-आलमीन है। और ये फरमान अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया है। वो रहमत हैं रसूल होने की वजह से, ये जेहत रिसालत कि वो हर कायनात, पूरी कायनात के हर ज़र्रे के रसूल हैं और उसके लिए रहमत हैं। इसमें बहुत से पहलू हैं। एक यही पहलू क्या कम है कि उनकी ज़ात की बदौलत कायनात बनी है, और ये तमाम जितना भी अरसा गुज़र चुका या गुज़रेगा वो सब का सब सदक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उनकी वजह से कितनी आफ़ियत है, उनकी वजह से कितनी बरकत है, शायद हमें अभी उसका पूरा अंदाज़ा ही नहीं है। और आज हमारे पास अखलाक है, तहज़ीब है, हम इंसानियत की बातें करते हैं, इल्म की बातें करते हैं, ये सब उन्हीं का फैज़ान। यानी हर तरह वो रहमतुल लिल आलमीन है। फिर एक रहमत ख़ासा, एक रहमत आम्मा। आप देखें कि कितने उनके बनाए हुए क़वानीन, कितनी बताई हुई बातें आज भाईचारे के लिए, अख़ुवत के लिए, आपस में महब्बत के लिए, एक दूसरे से हुस्न सलूक के लिए हमारे पास है। वो लॉ गेवर भी हैं, उन्होंने कानून भी दिया है और इसको सारी दुनिया मानती है। वो पूरी कायनात में सबसे बेहतर इंसान हैं और अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे अफजल है। और मैंने कहा सब उन्हीं का सदक़ा है, तो पूरा आलमीन उनसे फैज़ पा रहा है। बिल्कुल, पूरा आलमीन उनसे फैज़ पा रहा है और रहती दुनिया तक ता क़यामत, और क़यामत वाले दिन भी उन्हीं के फैज़ के सदक़े ही हमें जन्नत मिलेगी। अल्लामा कौकब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल बिल्कुल हम आपको बहुत से शहरों की सूरत हाल बता रहे हैं। रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया इरशाद कुरैशी ने। इरशाद बताइएगा। जी, रावलपिंडी में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का जो मरकज़ी जुलूस है वो जामिया मस्जिद रोड से तकरीबन 10:30 बजे मरकज़ी सीरत कमेटी का जो स्टेज है वहां से शुरू होगा, जिसकी इफ्तिताह जो है पीर नकीबुर रहमान और पीर सरकार जी करेंगे। उसके बाद ये जुलूस जो है जामा मस्जिद रोड से होता हुआ कोहाटी बाज़ार, मरी रोड, कमेटी चौक, ट्रंक बाज़ार, फौरा चौक, राजा से होता हुआ वापस इसी स्टेज पर आकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में जो स्टेजेस लगाए गए हैं, जो नात ख्वां हज़रात होंगे उनको यहाँ से तहाइफ दिए जाएंगे और साथ साथ लंगर खाने जो कायम किए गए हैं वहाँ पर भी जो है तकरीबन लंगर तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर लोगों को नाश्ता भी दिया है और सारा दिन लंगर का सिलसिला भी जारी रहेगा। तमाम जो स्टेजेस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी बेहतर है, चूँकि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पुलिस की भारी नफरी जो है जुलूस के रास्तों पर भी लगाई गई है और पुलिस की नफरी इस वक्त मौजूद है और तमाम जो जुलूस का रूट है उसकी चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। जबकि दाखिली रास्ते जो हैं वो कमेटी चौक, बन्नी चौक और फौरा चौक से रखे हैं, जहाँ पर जुलूस में जो है लोग शरीक होंगे। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो है अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जब ये जुलूस शुरू होगा तो उम्मीद है हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल जो है जुलूस में शामिल होंगे और छोटी बड़ी उम्र के तमाम जो लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदा नजराना पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी। हम तो आप बता तो रहे थे लेकिन हमारी नजरें सारी सजावट पे थी, सजावट, और वो हम हर शहर में, हर शहर का एक्चुअली अपना अंदाज है एंड इट इज ब्यूटीफुल जो हमें इधर नजर आ रहा है। यहाँ तो आपने देखा था गुब्बारे भी थे और पीछे बैकग्राउंड में मुझे लग रहा था कि कहीं महफिल समा भी चल रही है, कव्वाली की आवाज भी आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। अच्छा जी, अल्लामा कौकब नूरानी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इंतजार किया है। आपसे पूछना ये चाहते हैं अल्लामा साहब कि मिलाद के इज्तिमात और महफिलें जो हैं वो अल्लाह के जिक्र का जरिया और ईमान की ताजगी का बायस तो हैं ही। ये बताइए ऐसे इज्तिमात लोगों के बेहतर इखलाक और किरदार साजी में कितने मददगार साबित होते हैं, खास तौर पर माशरे में भाईचारे और यकजहती के फरोग के लिए? खुद अल्लाह ताला ने फरमाया उनको ना बनाता तो किसी को ना बनाता।
وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر بن کر آئے. تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا، یعنی عمل کیسے کرنا ہے. آپ کو مینول ملتا ہے نا چھوٹی سی مشین کے لیے بھی، ہاؤ ٹو یوز، کیسے استعمال کریں. تو یہ انسان جس کے اندر کروڑوں کارخانے کام کر رہے ہیں، اور پھر اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کے لیے بھی کوئی مینول تو قرآن کریم دیا، اور اس پر عملی نمونہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان محافل میں، میلاد شریف کی محافل میں، جہاں ان کی آمد کا ذکر ہے، وہاں ہی ان کی شان کا بیان ہے، ان کے فضائل خصوصیات کا بیان، اور ساتھ میں یہ کہ انہوں نے کیا سکھایا، کیا دیا امت کو، عالمین کو کیا دیا، وہ پیغام. تو اس طرح ان کی باتیں، کیونکہ ان کی محبت ایمان کی جان ہے، ان سے بہت زیادہ پیار کرنا ہے، اور آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا. تو ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے، اور ان کے کہنا ماننے میں کیا خوبیاں ہیں. ایک تو ہماری بھلائی ہے، پھر وہ بھی راضی اور رب تعالیٰ بھی راضی، اور ہماری دنیا و آخرت بھی کامیاب. تو وہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں، برابر ہونا تو دور کی بات. تو ان کی تعلیمات کا پیغام جاتا ہے. پھر محبت والے جب سنتے ہیں کہ ان کے آقا کیسے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے ملتے تھے، لین دین کیسے کرتے تھے، پھر ان کے ارشادات، تو یہ پیغام ان محفلوں میں عام ہوتا ہے. محبت، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جتنی محبت ان سے زیادہ ہوگی، لوگ اس شخص سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں جوڑنے والی ہے، ہمیں اچھا بنانے والی ہے، اور ان کی پیروی میں ہی ہماری کامیابی ہے. تو یہ پیغام انہی محفلوں سے جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی پیروی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، دنیا کی کامیابی بھی ہے. اچھا علامہ صاحب، عید میلاد النبی پر ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ چیز ہے جو ہم نہیں کرتے یا ہمیں کرنی چاہیے؟ ہم پریکٹسنگ مسلم، ایک بہتر پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تعلیم کی گئی ہے محبت کے تقاضے، اس میں تعظیم بھی ہے. محبت کرنے والا محبوب کی تعظیم کرتا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی پیروی کرنی ہے. تو اصل میں خوشی منانا یہ بھی ہے کہ ہم پرچم لہرائیں، ہم قمقمے لگائیں، درود و سلام کی محفلیں سجائیں، ان کے پاک بیان کو سنیں اور سنائیں، جلوس نکالا جاتا ہے. یہ سب باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق کی جاتی ہیں. مگر ساتھ ہی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جب تک ہم ان کے سچے پیروکار نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم ان کا صحیح کہنا ماننے والا نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ہماری محبت کا دعویٰ صرف زبانی کلامی رہے گا. یہ عمل میں جب آ جائے گا، یعنی ہم ایسے ہو جائیں کہ جدھر سے گزریں دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، تو یہ اصل بات ہوگی. یہ خوشیاں بھی کرنی ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر ان کا کہنا بھی ماننا ہے. انہوں نے ہمیں جیسا چاہا ہے کہ ہم بنیں، ہمیں ویسا بننا ہے کہ یہ خوشیاں بھی کریں اور ان کو اپنائیں بھی. کیونکہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے
तो फिर असल खुशी पूरी नहीं होगी। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत एनलाइटन किया अपनी बातों से। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, मतलब जितने भी मैसेजेस हो और वो आपको लगता है, आपको पता है, आपने सुने हुए, बट मौके की मुनासबत से आजकल इन दिस डे एंड एज अ लॉट ऑफ दीज मैसेजेस नीड टू बी रिफ्रेश्ड। रिफ्रेशल कोर्स ज़रूरी होता है। तो वो अल्लामा साहब ने वो हमारा करवा भी दिया। और ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया था कि एक और इशू है जिस पर हम थोड़ी सी नज़र इसलिए भी डालना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत फीड्स आ रही हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो बड़े ही परेशान हैं, बल्कि पैनिक एक सिचुएशन हुई है। और बात हो रही है जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मुल्क भर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 15 नवंबर को करवा रहा है और तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस टेस्ट के हवाले से स्टूडेंट्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट के सिलेबस पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि टेस्ट से सिर्फ 2 हफ्तों पहले इतना सारा निसाब जो है वो पूरा नहीं कर सकते। कुछ उनके कंसर्न्स जेन्युइन भी लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का मौक़िफ़ है कि तलबा ने इंटरमीडिएट में जो निसाब पढ़ा है उसी से टेस्ट में सवालात पूछे जाएंगे। पीएमसी का कहना है कि सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से शिकायत मिली थी कि पंजाब में टेस्ट निस्बतन आसान होता है। इन शिकायत की वजह से एक टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है अक्रॉस द कंट्री। लेकिन पीएमसी ने वाज़ेह किया कि तलबा की शिकायत के लिए खुसूसी इम्तिहानी कमेटी बनाई गई है जो शिकायत का इजाला करेगी। बट यू नो इट इज़ ईजी टू से कि आपने FSC में 2 साल में जो पढ़ा उसमें से टेस्ट आएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू रिवाइज those 2 years in a few days और at the same time आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होता है आपको सेकंड ईयर में as such नहीं याद होता है। दूसरी बात हमने ये देखा है, बेशक आप माने या ना माने, लाइक स्टूडेंट्स वुड एग्री, डिफरेंट सूबों के जो डिफरेंट सिलेबस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो लिहाजा उसने जो FA में किया होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया होगा, ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में बैठे या बलूचिस्तान में बैठे किसी और ने किया होगा। सो ये फिर एक खौफ आ जाता है, एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर मोहम्मद अली रज़ा साहब ने। इनको भी पता ही है वैसे तो कि काफ़ी कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के, इनसे बात कर लेते हैं। रज़ा साहब, 15 नवंबर को पूरे मुल्क में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एंट्री टेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया फोरम्स पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स सिलेबस के हवाले से बहुत ही परेशान हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। तो इस पर ज़रा वजाहत करें कि सिलेबस का मामला आखिर है क्या? जी, कुछ बच्चों की कंसर्न्स थी कि जो MD-CAT का इम्तिहान पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ले रहा है उसके अंदर सवालात जो होंगे वो जो FSC के सिलेबसेस और MD-CAT की पुरानी तैयारियां वो कर रहे थे उससे एक्सीड कर जाएंगे, उसके बाहर आएंगे। वो हमने उनको अश्योर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई कंसर्न की बात नहीं है। हमने एक कॉमन सिलेबस उठाया है, वही सिलेबसेस जो ये बच्चे पहले भी पढ़ रहे थे उन्हीं को साथ रख के एक साथ कंपैरेटिव किया है और उसमें से सिर्फ जो कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने जमा करके सवालात उन तक महदूद कर दिए। तो अब इन बच्चों को कोई कंसर्न होनी नहीं चाहिए, इनका कोई ऐसा सवाल इनके पेपर में नहीं आएगा जिसको इन्होंने नहीं तैयार किया हुआ या जो इनके सिलेबस का हिस्सा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं तमाम सूबों के सिलेबस में उनको आपने कंबाइन करके उसमें से टेस्ट कंपाइल करने का फैसला किया है। सर, MTS टेस्ट के ज़रिए एंट्री टेस्ट लेने के लिए आपको पता है फैसले पर नुक्ताचीनी हो रही है, एक तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। और इस हवाले से सूबाई हुकाम से आपने पहले से बात की थी, डिड यू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जी हम ये करने जा रहे हैं? NTS का तो कोई टेस्ट नहीं है जी, PMC टेस्ट ले रहा है। NTS का कोई ताल्लुक उस तरह से, ये NTS का टेस्ट नहीं है, न NUMS का टेस्ट है। ये बार बार मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, PMC इम्तिहान ले रहा है, करिकुलम की जिम्मेदारी PMC की है, सिलेबस की जिम्मेदारी PMC की है, पेपर की जिम्मेदारी PMC की है, उसको कंडक्ट कराने की PMC की जिम्मेदारी है। मगर सर्टन फैसिलिटीज़ के लिए हमने NUMS को हायर किया है, वो हमारा पेपर प्रिंट करके सील करके और उसके बाद जब वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसकी वो करेक्शन करेंगे। उनके पास OCR के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सिर्फ मार्किंग, कंप्यूटराइज मार्किंग चेक करने के लिए। NTS को हमने हायर किया है क्योंकि उनके पास रेडीमेड सेंटर्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थे। हम कोई 200 से ज़्यादा सेंटर्स बना रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। इस दफ़ा माशाल्लाह गिलगित तक में सेंटर बना है।
تو NTS کو ہم نے صرف ہائر کیا لوجسٹکس دینے کے لیے وہ سینٹرز پہ. ان کا امتحان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, نہ ان کا پیپر سے کوئی تعلق ہے, نہ پیپر سیٹنگ سے, نہ پیپر چیکنگ سے. یہ تو آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا. وہ صوبائی حکومتوں والا معاملہ بھی بتا دیں آپ کے ڈیڈ یو ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ بیفور دس؟ جی ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی, کمیٹی سیٹ اپ کی. اس میں ہم نے چاروں صوبوں کے اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو مین یونیورسٹیز تھیں, ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز, ان کو مدعو کیا. وہ آئے, بیٹھے. 3 دن ہمارے یہاں وہ کمیٹی کی میٹنگز چلی ہیں. اس میں ہمارے اپنے لوگ سب شامل تھے, نمز کے بھی ہم نے لوگ بنائے تھے, یہ ذوالفقار علی بھٹو جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی, سب کو آئے تھے. سو سب نے بیٹھ کے مل کے ریویو کیا. پھر ہم نے اس میں IBCC کو بھی بلایا. IBCC جیسے آپ جانتے ہیں ایکویویلنس بورڈ ہے جو سارے پاکستان کے کریکولمز کو جانتا ہے, ان کو ایکویویلنس کرتا ہے. تو وہ بھی آئے, انہوں نے بھی ریویو کیا ہے اور سب متفق تھے کہ جی ہاں یہ کامن سلیبس ہے, اس میں کوئی ایسا FSC کے بورڈ کا امتحان نہیں ہے, کسی بھی بورڈ کا پاکستان کے, جو اس سلیبس سے باہر کوئی سوال آ رہا ہو. اچھا رضا صاحب, ایکویولنس کا آپ ذکر تو کر رہے ہیں, لیکن سندھ نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بلاول بھٹو تو اس پر کھول کر بات کر بھی چکے ہیں. تو سندھ کو اس پورے عمل پر کیوں اتنے تحفظات ہیں, اور کیا آپ ان کو دور ضرور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے ہم نے کوشش تو کی ہے دور کرنے کی, وی ہیو رسپونڈڈ. میرے خیال میں سندھ کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ شاید ہو گئی. ان کو شاید پوری انفارمیشن کا علم اس وقت نہیں تھا جب یہ اسٹیٹمنٹس آئیں. دیکھیے ان دا پاسٹ, پچھلے سال بھی, اس سے پچھلے سال بھی MD CAT کا امتحان ہر پروونشل ایڈمیٹنگ یونیورسٹی الگ لیتی تھی, پرچہ الگ بنتا تھا. سندھ کا ہر سال ایک آبجیکشن آتا تھا, KP کا بھی آتا تھا کہ جی ہمارے MD CAT کا امتحان جو سندھ میں ہو رہا ہے بہت مشکل ہے, پنجاب کا امتحان بہت آسان ہے, وہاں بچے 90% لے رہے ہیں, ہمارے یہاں بچے 80% لے رہے ہیں, تو میرٹ میں ہمارا بچہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ ایکچولی ایک سینٹرل MD CAT لینے کا مقصد تو سندھ ہی کے جو آبجیکشن تھے پچھلے سالوں میں یا KP کے آبجیکشن سے, ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, اس کو ہم دور کر رہے ہیں کہ ہر بچہ پاکستان میں اب ایک ہی امتحان دے گا. سو اب وہ ماشاءاللہ سب یونیفارم بیسس پہ ان کا میرٹ بنے گا, کسی کو کوئی ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگی. میرا اپنا یقین ہے کہ جی سندھ کا جو بچہ ہے وہ اتنا ہی ذہین ہے جتنا پنجاب میں ہے یا KP میں ہے یا بلوچستان میں. تو ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا, ایک ایکول لیول دے دیا ہے. اور جو دوسرا ان کا کنسرن تھا کہ جی ہم کوئی بہت مشکل سلیبس بنا دیں گے, آئی تھنک وہ بھی ہم ایڈریس کر چکے ہیں کہ وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور اب انشاءاللہ پیپر کچھ دنوں میں 15 تاریخ کو ہو جائے گا, تو آئی تھنک یہ کنسرن سب کے اس وقت ہی ختم ہو جائیں گے, بیکاز وہ دیکھ لیں گے کہ جی کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوئی کسی بچے کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا رضا صاحب. کچھ چیزیں ایکچولی کلیریفائی ہوئی ہیں. تھینک یو فار کمنگ ٹو آور شو. بھائی بچوں, اگر آپ لوگوں کو یہ تحفظات ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس سے کچھ چیزیں آئیں گی, تو انہوں نے یہ بتایا ہے, ہمیں کنفرم کیا ہے کہ جو کامن ٹاپکس تھے, جو کامن چیپٹرز تھے اکراس دا کنٹری, تمام FSC کے پیپرز میں, FSC پریسائسلی تمام صوبوں کے سلیبس میں جو کامن ٹاپکس تھے انہی میں سے پیپر تیار کیا گیا ہے, ٹیسٹ تیار کیا گیا ہے. کین آئی سے کر لیں ٹیسٹ, مطلب کہ آپ جائیں اور ٹیسٹ لیں اور پوری اپنی تیاری جتنی بھی آپ, اور اس کے باوجود بھی ایک گریونس کمیٹی ہے. ایگزیکٹلی, دیر از اے گریونس کمیٹی آلسو. اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوال آپ کے مطابق نہیں آیا یا پھر یہ تو بالکل آپ کے سلیبس میں تھا ہی نہیں, اینڈ یو ہیو ٹو بی شیور اباؤٹ دیٹ کہ وہ نہیں تھا, تو وہ آپ پھر پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس پہ ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے. اور جیسے کہ اب ہم یہ ٹاپک اتنا بڑھ چڑھ کر ڈسکس کر رہے ہیں بیکاز آپ لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے اور ہم ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, اور ہم نے دیر بھی اس لیے لگائی تھی, وی وانٹڈ ٹو ہیو دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ہر کسی کی رائے مختلف ہے. یہ جو کنسرنڈ اتھارٹی ہیں یہ وہ ہیں جن سے ہم نے ابھی بات کی ہے. اچھا جی, آج کے دن پہ آتے ہیں ذرا دوبارہ سے, اور آج ہے عید میلاد النبی, اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل تعلیمات رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشیر راہ ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف میسیجز بھی سامنے آ رہے ہیں, اور وزیر اعظم اور صدر مملکت نے بھی اس سلسلے میں اپنے خیالات کا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. بالکل, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عید میلاد النبی پر اپنا پیغام جاری کیا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے رہنمائی حاصل کر کے وطن عزیز کو ایک فلاحی ریاست کے سانچے میں ڈھالیں. اور صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت معاشرے میں جہالت اور ظلم و جبر کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا. حضور کی شان میں مغربی ممالک میں گستاخی کے واقعات پر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا.
और अभी एक ब्रेक लेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक. So this is exciting news for all the cricket lovers क्योंकि आज तो बड़ा मैच शुरू होगा. बताया था ना. अच्छा जी, आपको पता है, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे, अकीदत व एहतराम और शायान शान तरीके से मनाई जा रही है. आप ऐसा करें कि आप हमें ट्वीट करें. और वैसे आपको पता है ना, ईदें तो होती भी बच्चों की ज़्यादा हैं और बचपन में ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती हैं, तो हमने अपनी एक मेमोरी छोटी सी शेयर की है. ऑल्दो अब भी अकीदत व एहतराम और मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो जुलूस में जाते थे पहले ज़रा ज़्यादा जाते थे. लेकिन हमारे तो स्कूलों में बड़े फंक्शंस होते थे. और मिलाद आपको तो होता ही होता था स्कूल में, और बड़ी नातें पढ़ी जाती थी. कभी कभार हम भी कोशिश करते थे जी. बड़ी हमारी तो पूरी फैमिली में बहनें भी पढ़ती थी, हम भी पढ़ते थे नाते. अच्छा जी, सिक्योरिटी के हवालात हमने पूछने हैं कि क्या क्या सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, एंड स्पेशली SOPs. जब हम कोरोना की बात करते हैं ना, हम साइड बाय साइड कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना फैलने के. तो उसके लिए अगर SOPs पे आप अमल कर लें तो फिर बहुत बेहतरी आ जाएगी. सबसे पहले क्वेटा जाना है जी. सलमान अशरफ हमारा वेट कर रहे हैं. सलमान, बताइएगा, क्वेटा में आपको पता है कि कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले एक हादसा भी हुआ, एक दहशतगर्दी की कार्रवाई भी हुई. उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट तो है ही, लेकिन आज पर्टिकुलरली क्या इंतजामात हैं और प्रोग्राम क्या है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज? जी अब्दुल्ला, क्वेटा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकल रहे हैं, और वो बादशाह खान चौक पर जो मुख्तलिफ जुलूस हैं वो इकट्ठे होंगे. इसके बाद नमाज जुमा से कबल तकरीबन 12 बजे का टाइम दिया गया है कि यहाँ से मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज जुमा से कबल मनान चौक पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा. इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं. DIG क्वेटा अज़हर अकरम से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 4000 से ज़ायद पुलिस, FC, BC और लेवीज़ एहलकार तैनात किए गए हैं. जो जुलूस का रूट है वहाँ पे तमाम दुकानों को सील किया गया है. अतराफ़ में ट्रक खड़े करके, रुकावटें खड़ी करके रोड को जो है वो सील किया गया है. जो जुलूस का रूट है वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं. तो जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा टाइम पर निकलेगा और रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो जाएगा नमाज जुमा से कबल. जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि कोई ऐसा इंतज़ाम कोई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि कोरोना भी फैल रहा है, हम हर शहर के फिगर्स जो है वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो SOPs को भी मद्देनज़र रखना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि SOPs जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाएं. तो कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ मास्क शायद बांटे जा रहे हो, या फिर सैनिटाइज करने की कुछ इस किस्म के SOPs लिए जाएंगे? जी, इस हवाले से दावे तो बहुत किए गए हैं PDMA हुकाम की जानिब से, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से भी, लेकिन देखा गया है कि यहाँ पर कोई भी उनका स्टॉल नज़र नहीं आ रहा. लोगों को भी ये कहा गया है कि वो SOP पर अमल दरामद करें, लेकिन मुतादिद जो जुलूस के शुरका हैं वो बग़ैर मास्क के यहाँ आ रहे हैं, जिसमें बड़े, बच्चे और बूढ़े सब शामिल हैं. और तकरीबन अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने मास्क इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुंतज़मीन को हिदायत की गई थी कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे. ऐसी सूरत हाल ग्राउंड पे कोई नज़र नहीं आ रही. पुलिस ने भी चेक किया, इंतज़ामिया जो सिविल इंतज़ामिया थे उन्होंने भी मुतादिद बार कहा, लेकिन जो अमली तौर पे इक़दामात हैं वो देखने में नहीं आ रहे. जी, अमली तौर पर ऐसे इक़दामात नहीं देखने में आ रहे. हम ज़रा ओवरऑल ये भी बात करेंगे कि क्या मोबाइल सर्विस वगैरह तमाम शहर में बहाल है या नहीं है. क्वेटा से सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा. अभी पेशावर हमने जाना है. पेशावर में क्या चल रहा है जी? पेशावर में क्या एक्टिविटी? नादिया सबूही ने हमें ज्वाइन की है. नादिया, बताइएगा कि क्या अरेंजमेंट्स हैं आज के दिन के हवाले से पेशावर में? जी बिल्कुल, जिसने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज पेशावर में जो मरकज़ी जुलूस है वो मिलाद चौक से 8 बजे रात को निकलेगा. ताहम जो छोटे बड़े जुलूस हैं मजमूई तौर पे 5 जुलूस जो हैं वो निकालने की बरामद होंगे मुख्तलिफ इलाकों से. जहाँ तक हम बात करें सिक्योरिटी की, तो 4000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं. पुलिस की जानिब से एक जामे जो सिक्योरिटी प्लान है वो तरतीब दिया गया था गुज़िश्ता रोज़, जिसके मुताबिक जो जुलूस की गुज़रगाहें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद होंगे. इसके अलावा जहाँ से जुलूस गुजरेगा, जो गुज़रगाहें हैं वहाँ की जो इमारतें हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकार खड़े किए जाएंगे. ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगे.
मुख्तलिफ जो पुलिस एहलकार है उनके साथ साथ इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से ही ट्रैफिक की कोशिश की गई है, ट्रैफिक का प्लान भी। ठीक है नादिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वी कैन नॉट रियली हियर यू क्लियरली। माइक अपना आप सेट करें। इतनी देर सलमान हमारे साथ हैं। सलमान, आप ये बताइएगा कि ओवरऑल मोबाइल सिग्नल्स वगैरह सारा दिन शहर में बहाल रहेंगे, अभी क्या सिचुएशन है उसकी? जी, इस हवाले से महकमा दाखिला ने सिफारिश तो लिखकर भेजी थी, मरासला लिखा था कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो है वो मोबाइल सिग्नल्स बंद रखे जाएं, जिसमें नेट सर्विसेज भी बंद थी। तो इस हवाले से अभी तक तो अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारी हुकाम से बात हुई उनका कहना है कि 11 बजे के बाद मुमकिन तौर पर तमाम जो मोबाइल सिग्नल्स हैं या दीगर जो डिवाइसेस के सिग्नल्स हैं उन्हें ऑफ कर दिया जाएगा ताकि जुलूस पुरअमन तौर पर निकल सके, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये इकदाम उठाना ज़रूरी था। अच्छा, हमारे यहाँ ना सलमान और हुमा आपसे भी मुखातिब होकर कह रहे हैं, अभी तो चंद सिग्नल वगैरह आ रहे हैं, 11 बजे के बाद देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ पहले कंपटीशन होते थे मोहल्लों के कि किसका मोहल्ला, किसकी गली ज्यादा खूबसूरत सजी है, और उसके बाद बाकायदा एक पैनल होता था और वो फैसला करता था, पूरी जजमेंट होती थी। तो क्या क्वेटा में भी ऐसा कुछ है? और यंगस्टर्स के लिए ये एक बड़ा इंटरेस्ट भी उस इवेंट में लेके आता है, तो इस किस्म की कोई चीजें डेकोरेशन हो रही हैं? जी बिल्कुल, माजी में हमने भी ये देखा कि इस तरह के बहुत से इकदाम नज़र आए थे, लेकिन 2002 के बाद ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई। बाज़ाब्ता तौर पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इलाका अलॉट किया जाता था, दुकानें थी, मोहल्ले थे, और स्कूल्स की इस तरतीब से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें इनामात दिए जाते थे जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आता था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ने इस तमाम सूरत हाल को काफ़ी मुतासर किया, बिलखुसूस क्वेटा में, कि यहाँ पर अब क्योंकि रूट जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है, तो उसकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो सकती कि आया किस एरिया को ज़्यादा सजाया गया। मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ दुकानों को इस तरीके से सजाया जाता था, मोहल्लों को बाज़ाब्ता तौर पर जो मोहल्ला कमेटियाँ थी वो इस तरीके से इंतजाम करते थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ने हर चीज़ को गना दिया है और अब उस तरह की सूरत हाल हमें देखने में नहीं आती। हर एक की कोशिश ये होती है कि वो ये तमाम सूरत हाल जो अपने मजहबी अकीद और एहतराम से जो कर सकता है वो उस तरीके से करे, ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसमें देखने में नहीं आती। सलमान अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और ये बड़ी सैड बात है जब हम अच्छी अपनी कुछ ट्रेडिशंस होते हैं ना, रिवायात जो होती हैं हार्मलेस होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि बच्चों का एक इंटरेस्ट और जो है बच्चे तो कितने से पहले शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो अफसोस तो होता ही है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर सिक्योरिटी सिचुएशन। और यू नो रेडीमेड सामान नहीं आता था पेशावर। नादिया सुबोही से भी हम पूछते हैं, बाकायदा वो जो झंडियाँ, वो जो डेकोरेशन लग रही होती थी वो बनाना पड़ती थी पहले तो, बट आई एम श्योर अब तो बहुत रेडीली अवेलेबल चीज़ें हैं। तो पेशावर में किस तरह की सजावट आप देख रही हैं नादिया सुबोही? अच्छा, पेशावर में जो सरकारी इमारत हैं उनमें जो है उस पर जो चरागा किया गया था, यकम रबीउल अव्वल से बहुत सारी सरकारी इमारत पर लाइटिंग की गई है। जो घरों की जहाँ तक बात है, कोयटा से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी पेशावर में पहले बच्चे होते थे, ख़वातीन जो अपने बच्चों को राग़िब करती थी इस तरफ कि जी जिसने ईद मिलादुन नबी है, घरों को सजाना है, झंडियाँ पहले बनाई जाती थी, अब बाज़ारों में दस्तियाब है। लेकिन यहाँ पर भी यही सीन है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और कहीं भी किसी घर पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो इससे पहले दिखाई देता था कि बच्चे अपने तौर पे जो घरों में माएँ होती थी उनको बताती थी, चिरागा किए जाते थे, मोमबत्तियाँ, शमें रोशन की जाती थी। इस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं दे। एकम रबीउल अव्वल से यहाँ पर वैसे महफिल मिलाद मुख्तलिफ घरों में भी मुनक्किद की जा रही हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ गलियों में ये मिलाद का सिलसिला तो जारी है, तमाम जो घरों की सजावट है वो अक्सर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। तो ये एक पहले जो रिवायत थी यहाँ की वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, अब इस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अफसोस की बात है। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। ये हम बस ये सोचना चाह रहे थे कि क्या हम ही को अब ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होते हो या हर शहर का यही हाल है। और आप बता रही हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल उस तरह परहैप्स नहीं रहा जिस तरह पहले होता था। पहले पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे बच्चों को, बट अब वही बात है अब्दुल्ला, जब आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए ना, तो फिर आपका मूड ही नहीं होता कुछ। गलियों में, मोहल्लों में लड़के लड़कियां खेलते थे, कोई किसी को टेंशन नहीं होती थी कि कोई उठा के ले जाए। खत्म हो गई तो कितनी चीजें इसीलिए खत्म हो गई हैं। अच्छा, एक और मुझे एक्चुअली याद आती रहती है ना चीजें, तो हम मॉडल्स बहुत बनाते थे। हाँ। वो आप उसे मॉडल्स कह लें, पहाड़ियाँ कह लें, कुछ भी कह लें, सो इट यूज्ड टू बी सम काइंड ऑफ अ मॉडल। और एक मस्जिद का मॉडल भी होता था, फिर खाना काबा के मॉडल बहुत बनाते थे, तो उनकी भी एक एग्जीबिशन होती थी खुसूसी स्कूलों में होती थी। स्कूल फिर उसको एग्जिबिट करते थे, पूरा एक कंपटीशन होता था हु हैज डन अ बेटर जॉब। लेकिन अब ये मेरा ख्याल है ट्रेडिशंस जो हैं खत्म हो गए हैं।
हाँ जी, अच्छा जी, अभी हम ज़रा कोरोना के बारे में आपको बताना चाहते हैं और अपडेट हमने आपको ये करना है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हम आपको बार बार ये याद करा रहे हैं, अगर अवाम की जानिब से ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया जाए तो पाकिस्तान इस दूसरी लहर का मुकाबला कर सकता है। और ये आज के दिन से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज जहाँ जहाँ जब वो त्यौहार आते हैं, वो इवेंट्स आते हैं जहाँ ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने का एक होता है इम्कान, तो वहाँ अगर SOPs ना अडॉप्ट किए जाएं, इट इज़ सैड, बिकॉज जिस तरह हम बता रहे हैं कि इट इज़ रियली इन योर हैंड्स। किसी से मदद की एक्सपेक्टेशन ना रखिए, ये आप ही रोक सकते हैं इस चीज़ को और आपको कंट्रीब्यूट करना है। मौजूदा हालात जो हैं वो बिल्कुल अफसोसनाक हैं। लोग कोरोना SOPs पर अमल करते नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अपने रिपोर्टर से भी अभी बिल्कुल यही सुन रहे थे। अवामी मकामात पर मास्क पहनने पर कोई ध्यान जो है वो नहीं दे रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के असूल भी तर्क कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान, अब्दुल्ला ये भी ज़रा सुन ले, बड़ा ही ख़तरनाक किस्म के फिगर्स होना स्टार्ट हो गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1078 न्यू केसेस जो हैं वो रिपोर्ट। सो 4 डिजिट फिगर हो गया है ना आपके पास अब? बिल्कुल जी। इससे पहले 3 डिजिट चल रहे थे हम थैंकफुली, लेकिन अब हम क्या करें कि हमारे अपनी कारस्तानियाँ हैं। इस दौरान पाकिस्तान में 20 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं 24 आवर्स में। तशवीशनाक सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन NCOC असद उमर का कहना है कि 70 रोज़ बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की शरह 3% से बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कोई शक नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। आज से चंद हफ्ते पहले दिन में 400-500 के करीब नए केसेस होते थे। इस वक्त इनकी तादाद हर रोज़ 700-750 इस रेंज में आ चुकी है। अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। हम इस सूरत हाल में आ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को सुना। आपको ये भी बता दें कि सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी के मुताबिक कोरोना में बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि कुछ नहीं पता स्कूल कब दोबारा बंद हो जाए, तो ये हो सकता है। कोविड के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है, और अब भी जब हमारे स्कूल्स खुले हैं हमें नहीं पता ये कितने दिन तक खुले रहेंगे। हमें नहीं पता खुदा न खास्ता दोबारा कब हमें उस माहौल में जाना पड़ेगा, हम दोबारा स्कूल बंद करने की तरफ चले जाएँ। मुझे कुछ नहीं पता है कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा स्कूल बंद होते हैं तो कितने दिनों तक बंद होंगे, लेकिन हमें सबको ये पता है कि पिछले 6-7 महीने जो तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं, उससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में तालीम के शोबे में बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। और हमारे ही प्रोग्राम में पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद ने खबरदार किया कि मास्क के बगैर कोई घर से बाहर ना निकले वरना सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद में तो इसमें बहुत सख्ती की जा रही है अपेरेंटली, लेकिन जुर्माना आयद किया जाएगा। बाकी शहरों में भी प्लीज इसको मैंडेटरी कर दें, बस कर दें। नौशीन हामिद साहब ने क्या कहा ये साहिबा? ये हर दिन आए जो नंबर्स हैं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक शदीद खतरे की अलामत है कि अगर SOPs पे अमल दरामद ना किया गया तो केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसके अंदर फेस मास्क तो सबसे पहली चीज़ है और उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा अब, क्योंकि अवाम खुद से अपनी जिम्मेदारी को इस वक्त महसूस नहीं कर रहे हैं। 2-1 दिनों के अंदर इसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है एक्शन लिया जाएगा, जुर्माने भी होंगे। इसके अलावा दुकानों में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जो है वो SOPs को स्ट्रिक्टली जो है वो अब एनफोर्स कराया जाएगा, और हुआ भी है। कहीं कुछ जगह पे जुर्माने हुए हैं, कई जगहों पे जो है वो रेस्टोरेंट्स के अमले को अरेस्ट भी किया गया है। ये तो अब नौशीन हामिद साहबा की आपने बात सुन ली। जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर को शिकस्त दी, उम्मीद है कि हम दूसरी लहर का भी कामयाबी से मुकाबला कर सकें, लेकिन इसके लिए हम सबको एहतियात करनी और जो कि हम आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस आते जाते, आपको ये भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम आते जाते आपको याद दिलाते रहते हैं कि प्लीज़ डोंट लेट दिस गो। हम एक दफ़ा ये कर चुके हैं, तो एक दफ़ा जब कर लो तो दूसरी दफ़ा तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए। हमें जी इस वक्त ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, कोरोना की पॉजिटिविटी कितनी हो चुकी है, ये हम आपसे फिगर्स जो है वो सुनना चाहते हैं। दूसरी लहर पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है?
देखिए हमारी हर हफ्ते हम औसत जो शरह आ रही होती है उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो सितंबर के माह के अंदर ये 1.7 1.8% कौमी सतह के ऊपर शरह चल रही थी। वो पिछले हफ्ते जो है उसका इजाफा होकर वो तकरीबन 2.5% हो गई थी और इस हफ्ते जो है वो उससे भी ज्यादा हो चुकी है। और कल तो 72 दिन के अरसे के बाद पहली दफा कौमी सतह के ऊपर जो शरह थी वो 3% से भी ज्यादा रही। और जहां तक ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो तो हम पे मुनसर होगा, वो तो कौम के ऊपर मुनसर होगा। अगर एहतियाती तदाबीर जैसे पहले अपनाई गई थी, लोगों ने अपने रवैयों के अंदर तब्दीली की थी, अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी और ज्यादा मजीद खराब होने से बचत हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की जैसे कि पिछले चंद हफ्तों से हो रहा है तो हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने मशरिक में भारत को और मगरब में ईरान को देखें तो हमें नजर आएगा कि कितनी तबाही फैल सकती है इससे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं असद उमर साहब कि हमें खुद ही इसको कंट्रोल करना है। और प्लीज मैं तो बार बार आपसे ये चाहता हूँ कि कोई नहीं चाहता ना कि कारोबार बंद हो, सब रोजगार पे बैठना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एहतियात कर लें, मास्क पहन लें। अब असद साहब कोरोना की दूसरी लहर की तस्दीक हो ही चुकी है, हुकूमत ने फिर सख्ती से एक्शन लेने के इशारे भी दिए हैं। आगे चलकर क्या इक़दामात हम देख सकते हैं कि लिए जाएं? क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाली जो पॉलिसी थी विच वर्कड एज वेल उसी को कंटिन्यू करेंगे? जी वो तो खैर हमारी बड़ी कामयाब हिकमत अमली रही टारगेटेड लॉकडाउन की बजाय कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ स्ट्रीट जो हैं वहाँ लॉकडाउन होने शुरू हो गए हैं और कोशिश यही है कि फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही इक़दाम कर लिए जाएं ताकि इसके फैलाव की रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन जाहिर है रोजाना की बुनियाद पर एनसीओसी इन मामला पर नजर रखती है और अगर लगेगा कि मजीद सख्त इक़दाम करने की जरूरत है और वो नागुज़ीर हो गए तो वो भी लिए जाएंगे। अच्छा असद उमर साहब, जब पहले भी लॉकडाउन हुआ है सारा तो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बड़ा ही उनका हर्ज हुआ, बड़ा सफ़र किया स्कूल के हवाले से। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई फैसला किया है आप लोगों ने? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत मुतासिर हुई है और ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिलसिला था वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं रही। कुछ बच्चे कर सके, कुछ बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो क्या आपकी हिकमत अमली में फिर तालीमी इदारों को बंद करना है कि नहीं है? नहीं कि अभी तक जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स भी आती हैं तालीमी इदारे जो हैं वो इस ज्यादा फैलाव का बाइस नहीं बन रहे हैं। हमने जो SOPs बनाए थे हिफाजती तदाबीर तो वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं लेकिन फिर भी दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी निस्बत बेहतर कंप्लायंस हो रही है तालीमी इदारों पे। जो इस वक्त जो सेक्टर जो निशानदेही जिनकी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा फैलाव का जो बायस बन रहे हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं, खासतौर पे अंदर बैठने वाले अंदरूनी और शादी ब्याह की तकरीबात हैं और बड़ी मार्केट्स जो हैं जहां पर लोग ज्यादा तादाद में जमा होते हैं, इसलिए वहां पर भी इक़दाम कुछ सख्ती की गई है। अच्छा असद साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो हैं हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे, तो क्या इसके लिए कोई कानून साजी है जिस पे गौर करें? पूरी दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हेलमेट ना पहनने या सीट बेल्ट ना लगाने इन सब पे मौजूद हैं जुर्माने होते हैं, मास्क को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए एंड यूटिलाइज ऑल दीज अवेलेबल फोर्सेस। जी इसके ऊपर देखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत भी की थी और एक हद तक क्योंकि एक इमरजेंसी सूरत हाल थी तो उन्होंने हमें गुंजाइश भी दी थी कि हिफाजती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए हम इक़दाम कर सकते हैं और बिल्कुल वो लिए जाएंगे। और अगर कोई लगेगा कि कोई ऐसा कदम उठाना है जिसके लिए कानून में कोई तब्दीली की जरूरत है तो उस रास्ते को भी इख्तियार किया जाएगा। अभी हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसी चीज है जिसको करने के लिए हमें कानून की तब्दीली की जरूरत है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। प्लीज़ हम हाथ जोड़कर आपसे दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि कारोबार ज़िंदगी चलना बंद हो जाए, लोगों को पहले ही माशी मुश्किलात का सामना है। एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको आके बताया जाए कि जी अब सब कुछ बंद, या फिर आप दुकान ना खोलें या आप नौकरी ना करें या क्या? तो बेहतर नहीं है कि खुद ही फैसला कर लें ताकि वो नौबत ना आए कि आपकी दुकान को बंद कराया जाए आके? तो मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल इक्वेशन है। हम कोई ज्यादा रॉकेट साइंस ना करें, आप कुछ ना करें, आप मास्क तो पहन लें, ये तो कर लें आप।
मास्क पहन लें। आप दोबारा से हम आपको याद कराते हैं कि अगर दो लोग जिसमें से एक को कोरोना है दूसरे को नहीं है, अगर जिसको है उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो 70% चांसेस हैं कि वो दूसरे तक कोरोना पहुंचा देगा। अच्छा जी, अगर उस शख्स ने मास्क पहना हुआ है जिसको कोरोना है और दूसरे को नहीं है तो फिर भी 5% चांसेस हैं कि उसको कोरोना लग जाएगा उस शख्स से जो मुतासरा है। अगर मुतासरा शख्स और गैर मुतासरा शख्स दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो फिर सिर्फ 1.5% या इससे भी कम चांसेस रह जाते हैं कि ट्रांसमिट हो ये फिर तो बिल्कुल ही यू हैव टू बी वेरी अनलकी कि आपको में भी हो जाए। दो लोगों ने अगर मास्क पहना हुआ है, कोरोना हो ना हो, किसी को कुछ ट्रांसमिट नहीं होगा एक दूसरे से। प्लीज़ इतनी सी चीज़ है, समझ लें और ना करें ये चीज़। और आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हम आपसे बारहा ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप दुरूद व सलाम के नजराने ज़रूर पेश करें, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरों का ख्याल करें। आप इज्तिमात में जाएंगे, जुलूसों में, मिलादों में जाएंगे तो प्लीज़ बस मास्क पहन लें, हाथ मिलाने गले मिलने से गुरेज करें। बस इतनी सी एहतियात की हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। अच्छा जी, सीरत तैयबा के बारे में बात करेंगे और जामे बनोरिया के मोहतमिम आला मौलाना नोमान नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात हैं। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो दुनिया ना होती। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को मोमिनीन पर एहसान अजीम कहा है। इस पर हम चाहेंगे कि आप आज के दिन की मुनासिबत से कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुरान पाक में ये बात है, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह ज़िक्र किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कलाम पाक में ये इरशाद फरमाया कि मोमिनीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान अज़ीम किया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत फरमाकर, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी एक नेमत है और बहुत बड़ा एक एहसान है, जिसको अल्लाह ताला ने इस आयत में ज़िक्र फरमाया। एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। ये इसमें यहाँ पर आलमीन की क़ैद लगाकर ये बात बतला दी कि वो सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत सिर्फ़ मोमिनीन के लिए नहीं थे, और वो रहमत जो है वो गैर मुस्लिमों के लिए भी, मुस्लिमों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो रहमत थे। अब जहन में सवाल ये उठता है कि रहमत से क्या मुराद है। रहमत से मुराद ये है कि जब लाक़ानूनियत थी और जबर इस्तिबदाद का दौर था, जुल्म व सितम का दौर था, तो उस वक़्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत हुई। उनके बेअसत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा दस्तूर बनाया और जुल्म व सितम को ख़त्म किया, अदल व इंसाफ को कायम किया, जिसके बिना पर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह कानून जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो बनाया गया था, आज तक वो कानून जो है राइज है। और उस कानून के अंदर वाज़े तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ना काले को गोरे पर फ़ौक़ियत है, ना गोरे को काले पर, ना अरब को अजम पर, ना अजम को अरब पर। तो ये सारी तब्दीली ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के बाद हुई। ज़बरदस्त बात की आपने मौलाना साहब। ये भी बताइएगा कि आज के मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन से काफ़ी दूर नज़र आते हैं। हमें इसका नुकसान क्या हो रहा है और हम राह रास्त पर वापस कैसे जाएं? मुसलमानों को राह रास्त पर लाने के लिए कुरान हमें क्या कहता है, कुरान की तालीमात क्या हैं। वाज़े तौर पर तालीमात नबवी और सीरतुन्नबी हमें इस बात पर हम बावर करवाती है और हमें बताती है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी वो हमारे लिए नमूना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सरवर कौनैन और वजह कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस वक़्त रहमतुल लिल आलमीन है और ये वाहिद नबी हैं
کہ جن کے سر سے لے کر ناخن تک اور ان کے چلنے سے لے کر بیٹھنے تک اور ان کے ہر ادا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہر چیز محفوظ ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفوظ کی، اور واحد نبی ہیں کہ جن کی ایک ایک چیز ہم تک اس انداز میں پہنچی کہ اگر ہم یہ سوچیں ہمیں اپنے معمولاتی زندگی کے اندر چلنا کیسے ہے تو حضور کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع کے اندر ہی ہماری خلاصی ہے، جس کو قرآن پاک اس آیت میں اس طرح بیان کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے رسول سے محبت کرو، اس کے رسول کے اتباع کرو، جب اس کے رسول کے اتباع ہوگی اللہ رب العزت بھی محبت کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے میں ہی ہماری عافیت ہے، اور ہمارے اندر جو نقائص ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، اس کے ہمارے بچاؤ کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کو پڑھیں، ہم سیرت کو پڑھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے کو پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، اسی کے اندر ہماری بچت ہے، اسی کے اندر ہماری بچت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جامعہ بنوریہ کے محتمم اعلیٰ مولانا نعمان نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے سوچا ایک دفعہ پھر سے آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ عقیدت و احترام کے ساتھ تو منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ SOPs وغیرہ کا بھی خیال کیجیے گا، اور ایک دفعہ پھر سے ہم یہ کہیں گے کہ وجہ تخلیق کائنات پر ہماری طرف سے بھی، پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔